This is Pot Spread. नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, हमारे अनौपचारिक कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ हमारे समाज की समझ के लिए जरूरी है, बल्कि एग्जाम के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसे एक मास्टर क्लास की तरह ही समझिएगा। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये अदृश्य कार्यबल है क्या, फिर सरकारी योजनाओं पर नजर डालेंगे, उनकी कमियों को परखेंगे, इसके बाद बेहतर समाधानों की बात करेंगे और आखिर में जमीन पर जो सफल मॉडल्स हैं उनसे कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये अदृश्य कार्यबल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो असल में है क्या और इसकी सबसे बड़ी कमजोरियां क्या हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 90%। हाँ, बिल्कुल सही सुना। भारत में काम करने वाले 90% से भी ज्यादा लोग अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश की जीडीपी में लगभग आधा हिस्सा इन्हीं का है। ये आंकड़ा एग्जाम के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये अनौपचारिक क्षेत्र या इनफॉर्मल सेक्टर आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में ये अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा है जहां काम करने वालों के पास कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, न नौकरी की कोई गारंटी होती है और न ही हेल्थ इंश्योरेंस या पेंशन जैसी कोई सामाजिक सुरक्षा। अब जरा सोचिए, ऐसी स्थिति में काम करने वालों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। उनकी कमाई रोज की होती है। आज काम मिला तो पैसा है, कल नहीं मिला तो नहीं। काम की जगह पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होते। बीमार पड़ गए या बुढ़ापा आ गया तो कोई सहारा नहीं। और महिलाओं के लिए तो चुनौतियां और भी ज्यादा हैं, न मैटरनिटी बेनिफिट, न समान वेतन। तो सवाल ये उठता है कि सरकार इतने बड़े वर्कफोर्स के लिए क्या कर रही है। चलिए अब अपने अगले खंड में चलते हैं और देखते हैं कि सरकार ने इन्हें सुरक्षा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं। यहाँ कुछ मुख्य योजनाओं की एक लिस्ट है, जैसे स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत है, बुढ़ापे के लिए अटल पेंशन योजना और PMSYM जैसी स्कीम्स हैं। और इन सभी मजदूरों का डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल भी है। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है। ये हर परिवार को हर अस्पताल में भर्ती होने के लिए साल में 5 लाख रुपए तक का कवर देती है। लेकिन इसमें एक बड़ी कमी है, ये सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करती है। रोजमर्रा की छोटी मोटी बीमारियों, डॉक्टर की फीस या दवाइयों का खर्च इसमें शामिल नहीं है। अब बात करते हैं बुढ़ापे के सहारे की। अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये दोनों ही कॉन्ट्रीब्यूटरी हैं। मतलब मजदूर थोड़ा पैसा जमा करता है और थोड़ा सरकार मिलाती है। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर सोचिए, जिस मजदूर की कमाई ही रोज की है, वो हर महीने नियमित रूप से पैसा कैसे जमा कर सकता है? इसी वजह से बहुत लोग इन योजनाओं को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो हमने योजनाएं तो देख ली, पर जमीन पर असर क्यों नहीं दिख रहा? यहीं से हमारा तीसरा और सबसे जरूरी खंड शुरू होता है। आइए इन योजनाओं की नींव में जो दरारें हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल शायद हम सबके मन में है कि जब इतनी सारी स्कीम्स मौजूद हैं तो फिर हमारे मजदूर भाई बहन आज भी इतने लाचार और असुरक्षित क्यों हैं? क्या गड़बड़ है? इसका जवाब एक नहीं बल्कि 4 बड़ी वजहों में छिपा है। पहली, ज्यादातर मजदूरों को तो इन योजनाओं के बारे में पता ही नहीं है। दूसरी, हर राज्य में इन्हें लागू करने का तरीका अलग-अलग है। तीसरी, जैसा हमने पेंशन स्कीम में देखा, योजनाओं का डिजाइन ही उनकी कमाई के हिसाब से नहीं है। और चौथी और सबसे बड़ी समस्या, पोर्टेबिलिटी की कमी। यानी एक मजदूर अगर बिहार से दिल्ली काम करने आता है तो उसके सारे लाभ पीछे छूट जाते हैं। इस फर्क को समझने का सबसे अच्छा तरीका है 2 राज्यों की तुलना। एक तरफ केरल है, जहां मजबूत वेलफेयर बोर्ड्स हैं जो मजदूरों को पेंशन के साथ साथ घर और बच्चों की पढ़ाई तक में मदद करते हैं। और दूसरी तरफ बिहार जैसे राज्य हैं जहां प्रशासनिक कमजोरियों की वजह से न तो ज्यादा मजदूर रजिस्टर हो पाते हैं और न ही फंड का सही इस्तेमाल होता है। ठीक है, हमने समस्याओं की तो बहुत बात कर ली। अब ये समझना जरूरी है कि आगे का रास्ता क्या है, इस सिस्टम को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। चलिए अब समाधानों पर ध्यान देते हैं। तो कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले मजदूरों को उनकी अपनी भाषा में योजनाओं की जानकारी देनी होगी। दूसरा, ई-श्रम पोर्टल को एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाना होगा जहां एक ही जगह पर सारी सुविधाएं मिलें। तीसरा, एक बेसिक बीमा सबके लिए हो जिसका पैसा सरकार दे। और सबसे जरूरी, सभी लाभ पूरे देश में पोर्टेबल हों ताकि मजदूर कहीं भी जाए उसका हक उसके साथ जाए। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं।
पेंशन योजनाओं में पैसा जमा करने के तरीके को लचीला बनाना होगा। महिला श्रमिकों के लिए मैटरनिटी बेनिफिट और बच्चों की देखभाल जैसी सुविधाएं अनिवार्य करनी होंगी। और हाँ, टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल बैंकिंग और एआई का इस्तेमाल करके योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना आसान और पारदर्शी बनाया जा सकता है। सिर्फ थ्योरी की बातें काफी नहीं है। चलिए अब जमीन पर उतरते हैं और कुछ ऐसे सफल मॉडल्स देखते हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कि ये काम असल में कैसे किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला और सबसे बेहतरीन उदाहरण है केरल का। वहाँ के वेलफेयर बोर्ड्स इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि अगर राज्य सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो वो मजदूरों को पेंशन से लेकर घर बनाने तक हर तरह की सुरक्षा दे सकती है। दूसरा शानदार उदाहरण है गुजरात का सेवा यानी सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ज़मीनी स्तर पर काम करने वाली महिलाओं द्वारा उन्हीं के लिए बनाया गया एक संगठन है। इनका माइक्रो इंश्योरेंस प्रोग्राम इसलिए सफल है क्योंकि वो महिलाओं की ज़रूरतों को समझकर तैयार किया गया है। ऐसे और भी उदाहरण हैं, जैसे तमिलनाडु ने घरेलू कामगारों के लिए एक अलग वेलफेयर बोर्ड बनाया है, या फिर महाराष्ट्र में जो सिर पर बोझा ढोने वाले मजदूर हैं उनके लिए एक ऐसा बोर्ड है जिसमें सरकार, मालिक और मजदूर तीनों शामिल हैं। ये दिखाता है कि हर तरह के काम के लिए अलग-अलग समाधान कितने कारगर हो सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? वो इस एक लाइन में छिपा है। अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा देना सिर्फ आर्थिक इंसाफ का सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के सतत और बराबरी वाले विकास के लिए एक बेहद जरूरी शर्त है। और आखिर में मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, कोई भी देश असल में तरक्की कैसे कर सकता है जब उसकी सबसे बड़ी वर्कफोर्स, उसके 90% काम करने वाले लोग ही असुरक्षित और बेसहारा हों? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।